बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अपडेट करें हुकूमत के आवाम को पे दर पे बिजली के झटके। महंगाई के भंवर में फंसी आवाम पर महंगाई का जलाल मुसल्लत कर दिया गया। बिजली की कीमतों में 1 रुपये 6 पैसे तक का इजाफा कर दिया गया, जबकि ताजे सरापा एहतजाज बन गए। कहते हैं हुकूमत आवाम दुश्मनी पर उतर चुकी है। हुकूमत ने आवाम पर एक बार फिर बिजली बम गिरा दिया। बिजली 1 रुपये 6 पैसे महंगी हो गई। आवाम और ताजिर बिरादरी का पारा हाई हो गया। ताजिर रहनुमा शेख अकरम हकीम कहते हैं हुकूमत आवाम के साथ दुश्मनी पर उतर आई है। ये लोग कहते हैं हमारे बिजली के बिल नहीं भरे जा रहे, हम आलू और प्याज नहीं खरीद सकते, हम चीनी नहीं खरीद सकते। खुदा की कसम इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। हमने इसके लिए दुआएं की थी कि ये मुल्क का सरबराह बने, क्योंकि ये दावे बहुत करता था। ये दावे करता था कि मैं मुल्क को अमेरिका बना दूंगा, मैं मुल्क को पता नहीं क्या बना दूंगा। इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ताजिर बिरादरी ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। ये जो तब्दीली का सफर है ना, ये इहदीन सिरातल मुस्तकीम से होता हुआ ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तक आ पहुंचा है। बस मैं इतना कहूंगा कि बड़ी मेहरबानी हमारी हुकूमत की। मैंने पहले भी बात की थी कि यार जब एक गरीब आदमी बिजली चोरी करेगा ना, अब तो हुकूमत का गिला या शिकवा नहीं बनता। ताजिर बिरादरी का कहना था कि हुकूमत इजाफे पर अमल दरामद करती है तो महंगाई में इजाफा होगा। बिजली के बिल पहले ही अदा नहीं किए जा रहे हैं। ऐसा न हो कि कारोबार बंद करके ताजिर सड़कों पर आ जाए। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। 2021 से कबल हुकूमत अवाम को महंगाई बतौर तोहफा देने को तैयार। अवाम पर बिजली के झटकों के बाद पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 96 पैसे इजाफा करने की तजवीज। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 12 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान है, जबकि मट्टी का तेल और लाइट डीजल भी महंगा होने का इम्कान है। वजारत खजाना ने नई कीमतों का ऐलान कल करेगी। आपको अपडेट करें हैं 2021 से कबल हुकूमत आवाम को महंगाई बतौर तोहफा देने को तैयार है। आवाम पर बिजली के झटकों के बाद पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 96 पैसा इजाफा करने की तजवीज दे दी गई है। और अभी आपको बताएं, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट और वर्ल्ड बैंक के ताउन से टॉयलेट्स प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया है। जनूबी पंजाब के 12 अजला के लिए प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। प्रोजेक्ट के लिए 12 करोड़ मुख्तस किए गए हैं, जबकि वर्ल्ड बैंक के ताउन के भी मशकूर है। लियाकत अली चट्टा की जानिब से ये कहा गया। आपको बता रहे हैं, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट और वर्ल्ड बैंक के ताउन से टॉयलेट्स प्रोजेक्ट का आगाज। जनूबी पंजाब के 12 अजला के लिए प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। प्रोजेक्ट के लिए 12 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग का बताना है ऐसा। आपको ये भी बताएं कि लियाकत अली चट्टा का कहना है कि वर्ल्ड बैंक के ताउन के मशकूर हैं। लिया से आपको बताते हैं, तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में MNA मलिक न्याज अहमद और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अशफाक सयाल ने शिरकत की। इसी हवाले से मजीद बताएंगे जाहिद सरफराज। जी जाहिद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। में जारी तरक्याती स्कीमों का जायजा लेने के हवाले से आज जो है MNA मलिक न्याज अहमद जखड़ की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल इशफाक सयाल, इसके साथ साथ नूरानी असम्बली के नुमाइंदगान और तमाम तो जो अफीसरान थे उन्होंने यहाँ पर शिरकत की और जारी तरक्याती स्कीमों के हवाले से मुकम्मल तौर जायजा लिया गया। मलिक न्याज अहमद जखड़ साहब से बात करते हैं। मलिक साहब, फरमाइएगा कितनी स्कीमें जारी हैं और इस हवाले से लिया के शहरों की तरफ फायदा पहुंचेगा? लिया शहर के कुल थोड़ी छोटी बड़ी स्कीमें 600 से ज्यादा प्रोसेस में हैं। कुछ मुकम्मल हो चुके हैं, बगैर इंशाल्लाह बहुत जल्द बेहतर तरीके से काम हो रहा है। एग्जीक्यूशन ठीक हो रही है, फंड्स बिल्कुल सही तरीके यूटिलाइज हो रहे हैं। इंशाल्लाह वो स्कीम भी इस साल के जून से पहले मुकम्मल हो जाएंगी। कितनी स्कीमों पे काम इस वक्त जारी है? तमाम स्कीमों पर काम शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, मलिक न्याज अहमद जखड़ साहब का यही बताना है कि 600 ज्यादा स्कीमों पर काम जारी है। इशफाक साहब से बात करते हैं। सर फरमाइएगा कितनी कौन कौन सी स्कीमें जिन पर काम किया जा रहा है? सर जी, इसमें जितने भी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स होते हैं उन सब पे काम हो रहा है। आज की जो ये सिटिंग थी, जिसको चेयर किया जनाब मलिक न्याज अहमद जखड़ साहब ने, पूरी डिस्ट्रिक्ट की जो फंक्शनरीज हैं वो भी मौजूद हैं और बाकी जो MNAs MPs के रेप्स और या वो खुद मौजूद हैं। तो इसमें 2-3 चीज़ें थी। सबसे पहली चीज़ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स है, उसके बाद उसकी अप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स है और जो पेस ऑफ वर्क है। अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 चीज़ों पे बतौर ख़ास जायज़ा लिया गया है
اور الحمدللہ ان تینوں کے حوالے سے ہم مطمئن ہیں. ٹھیک ہے زاہد سرفراز، بہت شکریہ، آپ ہمیں اجلاس کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے گاڑیوں کی رجسٹریشن تاخیر سے کروانے والے صارفین کے لیے اچھی خبر ہے. ملتان میں ماہ مارچ سے اگست تک گاڑیوں کی رجسٹریشن کروانے پر جرمانے کی ادائیگی معاف کر دی ہے. اسی بارے میں مزید بات کریں گے بلال نیازی سے. بلال بتائے گا. جی بالکل، ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو حکومت پنجاب کی ہدایت پر شہریوں کو ایک بار پھر ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس حوالے سے جو صارفین ہیں ان کے لیے یہ پیکج اناؤنس کیا گیا. اس وجہ سے اگر ہم بات کریں تو جو لیٹ رجسٹریشن فیس، جنہوں نے ابھی تک رجسٹریشن فیس نہیں کرائی گاڑیوں کی، اس حوالے سے جو ان پر جرمانے کا اطلاق تھا اس کو 15 جنوری تک اس کو مکمل طور پر معاف کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. اس پر بات کرنے کے ہمارے ساتھ ڈائریکٹر ایکسائز ملتان ڈویژن عبداللہ خان موجود ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ کن صارفین پر یہ اطلاق ہوگا، کب تک اطلاق ہوگا، کتنا فائدہ پہنچے گا اور اس حوالے سے انہوں نے کیا اسٹیپ لیے، سے بتائے گا. جی، گاڑی مالکان کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ لیٹ سرچارج جو ہے اور جرمانہ جو پہلے از خود کمپیوٹر جنریٹ کرتا تھا لیٹ رجسٹریشن کے اوپر، حکومت پنجاب نے کرونا کے باعث اس کو معاف کر دیا ہے. یہ ان گاڑیوں پہ ان کا اطلاق ہوتا ہے جو کہ مارچ سے لے کے اگست تک خرید کی گئی تھیں اور ان کے سیل انوائس پہ اسی عرصے کی تاریخیں درج ہیں. اور چونکہ اس وقت لاک ڈاؤن تھا اور ہمارے بھی دفاتر بند تھے، وہ بر وقت رجسٹریشن نہیں کرا سکے تھے، لیکن اس کے باوجود کمپیوٹر میں جب ان کا ہم ڈیٹا انٹر کرتے تھے تو ان پہ سرچارج لگ جاتا تھا لیٹ پیمنٹ، لیٹ رجسٹریشن کا. ستمبر وغیرہ میں ہوئی ان میں تو ان پہ بھی اطلاق ہوگا یا وہ ان پہ جرمانہ لگے گا؟ ہاں نہیں، یہ ستمبر والی گاڑیوں پہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا. جو گاڑیاں مارچ سے لے کے اور اگست تک جن کے سیل سرٹیفکیٹس ہیں ان کے اوپر صرف اطلاق ہوگا، کیونکہ اس وقت کرونا کے باعث لاک ڈاؤن تھا اور ہمارے دفاتر بھی بند تھے اس لیے. لیکن اس کے لیے ایک ونڈو رکھی ہے انہوں نے 15 جنوری تک. 15 جنوری تک جو بھی لوگ ہمارے پاس رجسٹریشن کے لیے آئیں گے آج خود ان کا جرمانہ معاف ہو جائے گا. اس لیے میری تمام شہریوں سے استدعا ہے کہ وہ سہولت سے فائدہ اٹھائیں. یقیناً صارفین کے لیے یہ اچھی خبر ہے. بلال نیازی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. بی ڈویژن میں شہریوں کو غیر قانونی حراست میں رکھنے کا انکشاف ہوا. شہری کے ورثہ کی درخواست پر ہائی کورٹ بیلف نے کارروائی کرتے ہوئے شہری کو بازیاب کروا لیا. عدالت کی جانب سے ڈی ایس پی اور ایس ایچ او بی ڈویژن چشتیہ کے خلاف کارروائی کا حکم. عدالت کا 14 روز میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں چشتیاں سے، جہاں تھانہ بی ڈویژن میں شہریوں کو غیر قانونی حراست میں رکھنے کا انکشاف ہوا ہے. شہری کے ورثہ کی درخواست پر ہائی کورٹ بیلف نے کارروائی کرتے ہوئے شہری کو بازیاب کروا لیا. عدالت کی جانب سے ڈی ایس پی اور ایس ایچ او بی ڈویژن چشتیہ کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ عدالت نے 14 روز میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم بھی جاری کیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں تھانہ بی ڈویژن میں شہریوں کو غیر قانونی حراست میں رکھنے کا انکشاف ہوا ہے. شہری کے ورثہ کی درخواست پر ہائی کورٹ بیلف نے کارروائی کرتے ہوئے شہری کو بازیاب کروا لیا ہے. عدالت کی جانب سے ڈی ایس پی اور ایس ایچ او بی ڈویژن چشتیہ کے خلاف کارروائی کا حکم بھی دیا گیا ہے، جبکہ عدالت نے 14 روز میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم جاری کیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ عدالت کی جانب سے ڈی ایس پی اور ایس ایچ او بی ڈویژن چشتیہ کے خلاف کارروائی کا حکم. عدالت کا 14 روز میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے. شہری کے ورثہ کی درخواست پر ہائی کورٹ بیلف نے کارروائی کرتے ہوئے شہری کو بازیاب کروا لیا. آپ کو بتا رہے ہیں چشتیاں سے، جہاں پر تھانہ بی ڈویژن میں شہریوں کو غیر قانونی حراست میں رکھنے کا انکشاف ہوا ہے. اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے زاہد ہاشمی نے. زاہد بتائے گا. جی بالکل، یہ چشتیاں کا تھانہ بی ڈویژن جو حدود میں آتا ہے وہاں پہ جو معاملہ ہوا ہے، اسماعیل نامی شخص کو تھانہ بی ڈویژن نے حراست میں رکھا ہوا تھا. جب ہائی کورٹ کی جانب سے ان کے ورثہ کو اپلیکیشن گئی تو ہائی کورٹ بیلف نے ان پر کارروائی کرتے ہوئے اس کو جب تصدیق کی تو وہاں پہ روزنامہ میں نہ تو ان کے خلاف مقدمات درج تھے اور نہ ہی وہاں پہ ان کے خلاف کوئی درخواست تھی. اس بابت بیلف نے کارروائی کرتے ہوئے ڈی ایس پی زبیر بنگشد سرکل چشتیوں کو اور ایس ایچ او تھانہ بی ڈویژن خلیل احمد کے خلاف کارروائی کے آرڈر بھی ہائی کورٹ کی طرف سے جانے ہوئے. اور اسی بات پر ڈی پی او قدوس بیگ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو وہاں سے ان کو صرف یہی معلومات ملی ہے کہ ان کے خلاف جو محکمانہ کارروائی ہو رہی ہے اس کے بعد تمام رپورٹ جاری کی جائے گی. عدالت کا 14 روز میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے. زاہد ہاشمی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا.
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान कैंट में 4 रोज से गैस न होने पर शहरी सिरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने तवे और बर्तन उठाकर एहतजाज किया। घरों में गैस न होने पर खाना पकाने में मुश्किलात का सामना है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे वसीम शहजाद से। वसीम बताएगा क्या कहते हैं शहरी। बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के इलाके कैंट में, जहाँ पर 4 रोज से गैस न होने की वजह से शहरी सरापा एहतजाज है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद होंगे। क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से? असल में गैस की इतनी शदीद प्रॉब्लम हुई है कि 4 दिन हो गए हैं, घरों के चूल्हे बिल्कुल बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से बच्चों का खाना, बड़े चाहे सर्दी का मौसम है, ज़ाहिर है गैस की जरूरत पड़ती है, जिससे ज़्यादा पैदा हुई है। और इनको कंप्लेन कर करके थक गए हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही सही तरह कि कंप्लेन करते हैं, गाड़ी प्रेशर वाली भेजते हैं, जो असल मसला है उसकी तरफ नहीं जा रही है। भाई आप लेज़र लाइट जो है उसकी लगवाएं, लेज़र लाइट करवाएं तो वो मसला हल होगा ना। ऐसे मसला कैसे हल होगा? प्रॉब्लम में सारे मुसीबत में बैठे हैं इस टाइम। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ खवातीन भी मौजूद हैं। ये बताइए गैस न होने की वजह से किस परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है? गैस न होने की वजह से सबसे पहले तो ये सूरत हाल है कि हमारे घरों में टाइम पे खाना नहीं पकता। ठीक है, नहाने के लिए हम लोग पानी के लिए बैठे हुए होते हैं, बच्चों को टाइम पे हम दूध नहीं दे सकते, और अगर ठंडा दूध देने पे बच्चे बीमार होते हैं। इस पर शहरी जो है वो सरापा एहतजाज है। कुछ और शहरी हमारे हमरा मौजूद होंगे। जी बताइएगा कि इस हवाले से दरख्वास्त जो है वो दी गई है इंतजामिया का, क्या कहना है इस हवाले से? मेन मसला क्या है, गैस क्यों नहीं है? इंतजामिया के जितने अपराध अभी तक आ चुके हैं, जो हमें यहाँ पर मुयस्सर हुए हैं, तो उन लोगों ने, हर बंदे ने एक नई कहानी सुनाई है। कोई कहता है कि ये दूसरे डिपार्टमेंट का काम है, कोई कहता है ये दूसरे डिपार्टमेंट का काम है। अभी जैसे कि एक भाई ने बताया हुआ है कि लेजर का मेन इशू है, आप लेजर लगवाएं, इसमें लेजर लगेगी तो हमें मेन चीज का पता लगेगा फॉल्ट कहां से है। ठीक है, जो आता है वो एक नई स्टोरी सुना के चला जाता है कि जी आप यहां से ये कर लें। अब आप बताएं कि हम मेन लाइन को हम तो नहीं छेड़ सकते, मेन लाइन का प्रॉब्लम हल करना तो उनका मसला है ना। हम उसको छेड़ेंगे तो वो कहेंगे कि जी ये चोर हैं। जब हम उन्हें कहते हैं कि इसकी चेंजिंग आप लोग करें, वो कहते हैं नहीं जी आप करवा लें। तो ये तो मसले का हल नहीं है ना। बिल्कुल ये मसले का हल नहीं है जिस पर शहरी सरापा एहतजाज है। और 4 रोज से मुल्तान के इलाके कैंट में गैस न होने की वजह से शहरियों को खासा मुश्किलात का सामना, और शहरियों का ये कहने की इंतजामिया फिलफोर इस मसले को मुश्किलात का सामना। शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्तान से ही आपको बताएंगे एमडीए इन्फोर्समेंट टीम का तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन चुंगी नंबर 9 से 6 तक कायम तजावजात खत्म कर दी गई हैं। एमरसन कॉलेज के साथ कायम तमाम तजावजात भी मिसमार। एमडीए ने ऑपरेशन के दौरान सामान भी कब्जे में ले लिया है। आपको अपडेट करें हैं, मुल्तान में एमडीए इन्फोर्समेंट टीम का तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन चुंगी नंबर 9 से 6 तक कायम तजावजात खत्म कर दी गई। एमरसन कॉलेज के साथ कायम तमाम तजावजात भी मिसमार कर दी गई। मुल्तान में मैप्को साल के आखिर में वासा से बड़ी रिकवरी करने में कामयाब। मैप्को ने डिस्पोजल स्टेशन से बकायाजात की मद में 1 करोड़ 13 लाख रुपए वसूल कर लिए। मुमताजाबाद डिवीजन ने 28,50,000 रुपए वसूल किए। शाहरुख ने आलम डिवीजन ने अंडरपास औरंगजेब रोड से 37,47,000 रुपए वसूल किए। आपको बता रहे हैं मुल्तान से, जहां पर मैप्को साल के आखिर में वासा से बड़ी रिकवरी करने में कामयाब हुआ। मैप्को ने डिस्पोजल स्टेशन से बकायाजात की मद में 1 करोड़ 13 लाख रुपए वसूल कर लिए। मुमताजाबाद डिवीजन ने मदीना कॉलोनी और विहाड़ी रोड से 28,50,000 रुपए वसूल किए। शाहरुख ने आलम डिवीजन ने अंडरपास औरंगजेब रोड से 37,47,000 रुपए वसूल किए। सीओ हेल्थ भावनगर इनामुल्लाह जमाली का मिंचनाबाद सिविल अस्पताल का दौरा। मिंचनाबाद में अस्पताल में मुबैना करप्शन और दीगर बदउनवानियों का सरकारी रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। सारे रिकॉर्ड अस्पताल के क्लर्क ऑफिस के ताले तोड़कर कब्जे में लिया। सीओ हेल्थ की क्लर्क ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड की लिस्ट मुरतब करने की हिदायत जारी कर दी गई। सीओ हेल्थ बहावलनगर इनामुल्लाह जमाली का मिंचनाबाद सिविल अस्पताल का दौरा। मिंचनाबाद में अस्पताल में मुबैना करप्शन और दीगर बदउनवानियों का सरकारी रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया, जबकि सरकारी रिकॉर्ड अस्पताल की क्लर्क ऑफिस के ताले तोड़कर कब्जे में लिया गया। सीओ हेल्थ की क्लर्क ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड की लिस्ट मुरतब करने की हिदायत की गई है। कोट अद्दू में मोटरसाइकिल चोर अवाम के हत्थे चढ़ गया। चोर मोहल्ला फारूक आबाद से मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो गया था। शहरियों ने मोटरसाइकिल चोर को पकड़कर खूब दुर्गत बनाई।
शहरियों ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता रहे हैं कि कोटअद्दू में मोटरसाइकिल चोर अवाम के हत्थे चढ़ गया। चोर मोहल्ला फारूकाबाद से मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो गया था। शहरियों ने मोटरसाइकिल चोर को पकड़कर खूब दुर्गत बनाई। शहरियों ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। राजनपुर से आपको बताते हैं, कमिश्नर डीजी खान और आरपीओ ने पनाहगाह में लंगर खाने का इफ्तिताह किया। लंगर खाने का इंतजाम ख्वाजा नवीद अयाज की जानिब से किया गया। लंगर खाने में रोजाना 50 अफराद को खाना फराहम किया जाएगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे खुरम शहजाद से। जी खुरम, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गरीब और नादार लोगों के लिए बनाए जाने वाली जो पनाहगाह थी उसके सिलसिले में आज राजनपुर के अंदर यहाँ पर लंगर खाने का बाकायदा इफ्तिताह किया गया है। इस वक्त हमारे साथ कमिश्नर डेरा गाजी खान मौजूद है जिन्होंने इफ्तिताह किया है। सर, जानना चाहूँगा कि क्या पैगाम देंगे खासतौर पर मुखिर हजरात को भी, और यहाँ पर कौन कौन से जो इंतजामात हैं वो किए गए हैं? एक तो ये जो आज जो इक़दाम है ये खाना खिलाने के हवाले से और ये पनाहगाह का जो क़याम है ये बहुत काबिल सताइश है। जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का और जो हमारे वज़ीर आला हैं जनाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब का, उनका जो विजन है वो मुख्तलिफ इलाकों में जो पनाहगाहें भी कायम की जा रही हैं और लंगर खाने भी कायम किए जा रहे हैं, उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो यहाँ पे भी एक लंगर खाने का ये इंतज़ाम किया गया है। और इसमें ख्वाजा नवीद हैं जो यहाँ पे जिन्होंने ये सारा इंतज़ाम किया है। तो जिस लिहाज से मैं उनके लिए दुआ भी गो भी हूँ और उनकी इस काविश को अप्रिशिएट भी करता हूँ कि इसकी वजह से तकरीबन रोज़ाना 50 के करीब जो लोग हैं उनको खाना यहाँ पे दिया जाएगा। और मैंने देखा कि खाने का मेयार बहुत अच्छा है और उन्होंने साथ ये भी अनाउंस किया कि ये मेयार जो है वो बरकरार रहेगा। हाँ जी बिल्कुल, मियार बरकरार रहेगा। आरपीओ डेरा गाजी खान फैसल राना भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, हमने देखा है कि गुर्बत के मारो लोग जो है वो चोरियां करने पर आ जाते हैं। गुज़िश्ता रोज चंद रोज कबल जो है मुजफ्फरगढ़ में भी एक वाक़या पेश आया जहाँ पर आटे का था। तो आप क्या समझते हैं कि जहाँ गरीब लोगों को यहाँ पर खाना मुयसर होगा तो इस जराइम में भी कमी होगी? जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी है। मुजफ्फरगढ़ में बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पे एक गरीब आदमी आटा चोरी किया, 2 बच्चे थे और फिर उस जो मालिक था उसने उन पर तशद्दुद किया। तो मैं समझता हूँ ये पनाहगाह का जो एक कॉन्सेप्ट है, जो ये एक विजन है पनाहगाह का, ये इसी तरफ हमें लेके जाता है कि हम गरीब को एटलीस्ट उसका पेट भरें, जो भूखा है उसको खाना मिले। हमारा मज़हब भी इसकी हमें तालीम देता है। उसका जब पेट भरा होगा तो कम से कम वो जुराइम की तरफ उसका रुझान नहीं बढ़ेगा कि वो अपने खाने के लिए जो है वो कोई खाने की चीज़ की चोरी करे। दीगर जो मुखिर हजरात हैं उनके लिए क्या पैगाम देंगे? जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगा जिस तरह यहाँ ख्वाजा नवीद साहब ने आज ये बहुत अच्छा स्टैंडर्ड मैं कहूँगा, बल्कि मैं देख रहा हूँ लोग बड़े शौक से खाना खा रहे हैं और ये चिकन पुलाव और चिकन की जो कौरमा है इतना लजीज था, हमने खुद भी खाया कमिश्नर साहब और मैंने। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। और इसके अलावा जो लोग यहाँ पे मुखिर हजरात हैं, जो फिलांथ्रोपिस्ट हैं, उनके लिए ये एक मशल राह है तो इसको फॉलो करें और बाकी तहसीलों में भी इसका इजरा करें। हाँ जी बिल्कुल, दीगर जो मुखिर हजरात हैं उनको भी ये मैसेज दिया जा रहा है कि वो भी इस तरह के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो खासतौर पर गरीब और गुरबा जो लोग हैं उनको ये खाने की सहूलत फराहम हो। और रोजाना 50 अफराद को खाना फराहम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दी जाने वाली मराद 31 दिसंबर को खत्म हो रही है। मुल्तान के मारूफ बिल्डर राना अब्दुल गफ्फार का कहना है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से हजारों लोग वाबस्ता है, मटीरियल पर सब्सिडी दी जाए और मेरात की मुद्दत को बढ़ाया जाए। रिपोर्ट करेंगे अमजद मलिक। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दी जाने वाली मराआत 31 दिसंबर को खत्म हो रही हैं। मुल्तान के मारूफ बिल्डर राना अब्दुल गफ्फार का कहना है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से हजारों लोग वाबस्ता हैं। इस इंडस्ट्री को परवान चढ़ाने के लिए बहुत कम वक्त मिला है। वजीर आजम से गुजारिश करूंगा कि मटीरियल पर सब्सिडी दी जाए और मराआत की मुद्दत को बढ़ाया जाए। इसमें एक्सटेंशन होनी चाहिए और इन्हें देनी चाहिए और मजीद इसमें इनको पॉलिसी बनानी चाहिए कि इसमें अवाम को रिलीफ दिया जाए। हमें प्रॉपर्टी के ज़रात से जो प्रॉपर्टीज पे टैक्स है उनमें भी रिलीफ मिलना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत को इस मामले पर जामिया पॉलिसी बनानी चाहिए और अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। अगर मराद की मुद्दत में इजाफा नहीं किया जाता तो इंडस्ट्री में बहरान आ सकता है। इन्हें चाहिए कि जो इस काम को जानता उसकी ड्यूटी लगाएं, बिल्डिंग मटीरियल्स को सस्ता किया जाए, महंगाई खत्म की जाए,
سیمنٹ پہ سبسڈی دی جائے, سریے کو سستا کیا جائے, اینٹوں کو سستا کیا جائے تاکہ مزدور کو روزگار ملے. کنسٹرکشن انڈسٹری سے جڑے تمام بلڈرز کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ ان کی مراعات کی مدت بڑھائی جائے تاکہ انہیں فائدہ مل سکے. کنسٹرکشن انڈسٹری سے جڑے افراد کا کہنا ہے حکومت ان کی مراعات کو اسی طرح جاری رکھے تاکہ کنسٹرکشن کا کام اسی طرح چلتا رہے اور ان کے بزنس پر مثبت اثرات پڑیں. کیمرامین مغیث شہزاد کے ساتھ امجد ملک, ملتان. سال 2020 کا اختتام ہونے کو ہے. اسپورٹس گراؤنڈ ملتان کی تزئین و آرائش کا کام تاحال مکمل نہ ہو سکا, جس کے باعث مقامی کھلاڑیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. کمشنر ملتان نے ہدایت کی تھی کہ گراؤنڈ کو دسمبر 2020 میں مکمل کر کے افتتاح کیا جائے گا. اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے محمد مقصود. ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر عدنان نعیم نے روہی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کورونا کی دوسری لہر کی شدت کے باعث لیبر اور سٹاف کو آئسولیٹ کیا ہے. لیبر کم ہونے کے باعث کام تاخیر کا شکار ہوا. باقی آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے ہمارے کام فاسٹ لین میں تھے اور بیچ میں جو کورونا کی ایک دم دوبارہ سے لہر آئی ہے اس کی وجہ سے سٹاف ہم نے آدھا کر دیا ہے اس کی اور کام میں تھوڑا سا تاخیر ہوئی ہے. پی سی بی کیوریٹر بشیر کارداد کے علیل ہونے کی وجہ سے پچ کا کام روک دیا ہے. گراؤنڈ کی پچ کے لیے مٹی بھی کم ہو گئی ہے, جس کے لیے نندی پور سے مزید مٹی آنے کے بعد پچ کا کام دوبارہ شروع ہوگا. بشیر کاردار صاحب ابھی بیمار ہو گئے ہیں, وہ کافی دنوں سے ہاسپٹلائز ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. ان کی ہدایت کے مطابق یہ مٹی جو تھی جو ہم نے نندی پور سے منگائی یہ کم ہے, ہم نے مزید مٹی منگائی ہے کیونکہ وکٹس جو ہیں وہ گراؤنڈ لیول سے اونچی ہوتی ہیں. تو باقی جو ہے اس کا کام انشاءاللہ اسی سال پورا ہو جائے گا. ان کا مزید کہنا تھا کہ ماہ جنوری میں کام مکمل کر کے ایک اچھے ٹورنامنٹ کے ساتھ گراؤنڈ کا افتتاح کریں گے. کیمرامین مغیث شہزاد کے ساتھ محمد مقصود, ملتان. میاں والی محلہ موتی مسجد کی مین سڑک پر نالیاں اور سیوریج ڈالے بنا کنکریٹ ڈالی گئی. مکینوں کا کہنا ہے کہ سڑک کی تعمیر سے بارشی اور سیوریج پانی گھروں میں داخل ہو جائے گا. دوسری جانب ایکسن پبلک ہیلتھ انجینئرنگ عدنان ظفر موقف دینے سے انکاری ہیں. رپورٹ کریں گے اختر مجاز. میاں والی میں محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی پالیسی سمجھ سے باہر, نالیوں اور سیوریج بنائے بغیر سڑک پر کنکریٹ کا کام شروع کرا دیا. گلی کے مکینوں کا کہنا ہے کہ تیسرے نمبر پر شروع کیا جانے والا کام سب سے پہلے شروع کرا دیا گیا ہے, جبکہ سیوریج لائن اور نالیوں کا تعمیراتی کام کنکریٹ سے پہلے ضروری تھا. یہ آپ بولے سے کیچے سے گورنمنٹ ایڈی نائل تے کملی 3 فٹ 400 فٹ تے گٹور وہ کیرے پاسے کو بنے 3 نمبر والا کام پہلے نمبر تے تھیندا پے, یہ 3 نمبر تے ہونا چاہیے. مکینوں کا کہنا ہے کہ محکمہ ہیلتھ انجینئرنگ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کنکریٹ کے بعد سیوریج پائپ لائن ڈالی جائے گی اور نالیاں بھی بعد میں بنائی جائیں گی. جو نکاسی کا پانی جو باہر آ رہا ہے وہ سارے کا سارا نالی کے اندر ڈوب رہا ہے. اب جب بارش کا پانی آئے گا وہ پانی گھروں میں جائے گا جس سے تکالیف بڑھیں گی. روہی ٹیم اسکیم کی فیزیبلٹی رپورٹ, گلی کی جانچ پڑتال اور ٹینڈر بارے ایکسین پبلک ہیلتھ انجینئرنگ عدنان ظفر سے موقف لینے پہنچی تو موصوف نے تمام ملبہ ایم سی پر ڈالتے ہوئے موقف دینے سے انکار کر دیا. حکومت کی حکمت عملی سمجھ سے باہر ہے. پہلے سلیب ڈالی جا رہی ہے اور اس کے بعد سیوریج اور نالیاں بنائی جائیں گی. اہل محلہ جو ہیں اس حوالے سے پریشان ہیں کہ جیسے ماضی میں ان کے گھروں میں پانی داخل ہو جاتا تھا, سڑک بن جانے کے بعد بھی وہی صورتحال ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے انتظامیہ کیا اقدامات کرتی ہے. کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز, میاں والی. آپ کو بتائیں کہ ڈیرہ غازی خان میں سخت سردی میں مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے چڑیا گھر کا واحد شیر بیمار ہو گیا. کمزوری اتنی ہو گئی ہے کہ شیر سے ٹھیک طرح چلا بھی نہیں جا رہا. رپورٹ کر رہے ہیں عاشر اشفاق. ڈیرہ غازی خان میں سخت سردی اور مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث چڑیا گھر کا اکلوتا شیر بیمار ہو گیا. شیر مشکل سے چل رہا ہے. شیر کی حالت دیکھ کر چڑیا گھر میں آنے والے لوگ بھی افسردہ ہیں. یہ گزشتہ کئی سالوں سے اس کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مناسب بندوبست ہی نہیں ہے, گرمی سردی کچھ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ, اور اس کے جسم پہ دبے آپ کو نظر آئیں گے. یہ دبے جینیٹک نہیں ہیں, یہ صاف بتاتے ہیں کہ اس کی بیماری نہ تو اس کو پراپر چیک کیا جاتا ہے یہاں پہ, اور اس کی حالت دیکھ کے تو ہمیں ترس آتا ہے. انتظامیہ میں سے کسی سے پوچھو, ان کے پاس ایک بڑا آسان ایک جواب ہے کہ بھائی جان یہ جو ہے اپنی عمر پوری کر چکا ہے, اس نے مرنا ہے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر وائلڈ لائف میاں محمد احمد کا روہی سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ چڑیا گھر کا شیر ٹھیک ہے. شیر کا ایک پاؤں پیدائشی چھوٹا ہے. شیر کا پاؤں چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ لنگڑا کر چلتا ہے. نہیں, شیر کوئی بیمار نہیں ہے. اس کا ایج پرابلم آپ کہہ سکتے ہیں.
और दूसरा इसका बाय बर्थ इसकी एक टांग छोटी है, ये यहीं की पैदाइश है, इसी जू की पैदाइश है, तो वो उसी वजह से हल्का सा लंगड़ा के चलता है, दैट इज हेल्दी। रोहित पर खबर नशर हुई तो कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद ने शेर की बीमारी का नोटिस लेकर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। और डेरा गाजी खान के चिड़ियाघर में शेर का वाहिद जोड़ा है और शेर की हालत जो है दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। डीजी खान के अंदर चिड़ियाघर में जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं वो भी इसकी हालत को देखकर खासे मायूस दिखाई देते हैं। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। कोट मिठन में शाम होते ही शहरी सर्द मौसम को गर्मा गर्म पकवान खाकर एंजॉय करते हैं। शहरियों ने बर्गर के स्टॉल्स का रुख कर लिया है। मजीद हमें बता रहे हैं अफजल फरीदी। अफजल बताएगा। जी बिल्कुल, शाम होते ही कोट मिठन शहर फरीद की अवाम सर्द मौसम को एंजॉय करने के लिए गर्मा गर्म फूड पॉइंट का रुख करते हैं और देखने में आता है कि शहरी हजरात जो हैं वो गर्मा गर्म चीजें खाकर खुद को लुत्फ अंदोज करते दिखाई देते हैं। मैं इस वक्त एक बर्गर पॉइंट पर मौजूद हूँ जहाँ पर मुख्तलिफ आला क्वालिटी मसाला जात चिकन और गर्मा गर्म अंडे और मुख्तलिफ मसाला जात से बर्गर तैयार किए जा रहे हैं और शहरियों की तवज्जो का मरकज भी बने हुए हैं। मैं यहाँ के फूड मालिक से भी बात करूंगा। सर क्या कहेंगे, कैसी दुकानदारी चल रही है, कैसे एंजॉय कर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, हमारा काम अच्छा चल रहा है। हम केचप नेशनल की इस्तेमाल करते हैं, मायोनीज वगैरह भी अच्छी चीज बनाते हैं हम लोग। हमारे पास बहुत रश होता है, शाम होते ही रश हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, यहाँ के फूड पॉइंट मालकान का भी यही कहना है कि शाम होते ही शहरी फूड पॉइंट का रुख करते हैं और उनकी खरीदारी जो है वो इंतहाई जो है ना काबिल दीद होती है। शहरी एंजॉय कर रहे हैं। अफजल फरीदी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।